अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास पेपर के सोल्यूशन के ऊपर है। ये पास पेपर जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे फाइनल के लिहाज से और हमारे मिड एग्ज़ाम्स के लिहाज से, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इनमें से ही पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका पास पेपर दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और इसका 2012 का जो है ये पास पेपर है। तो पास पेपर जो है इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक प्रोग्राम एग्जाम्पल गिवन है, जिसमें हम लोगों ने ये बताना है कि इसमें जो कॉपी लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर वो कितनी दफ़ा कॉल हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे पास विच मेंबर फंक्शन आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर इफ़ दे आर नॉट इंक्लूडेड बाय द प्रोग्रामर इन द क्लास डेफिनेशन। यानी इस क्वेश्चन को समझें कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है कंपाइलर के ज़रिए से, अगर जो प्रोग्रामर है इसमें किसी किस्म की कोई भी क्लास डेफिनेशन के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करता है। तो आप लोग खुद सोचें कि हमने इससे पहले कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है ऑटोमेटिकली। अगर आप प्रोग्रामर यानी अगर किसी भी प्रोग्रामर ने किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। तो एक जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है, हमारे पास होता है क्या, बेसिकली जो कोई पैरामीटर नहीं लेता और किसी भी मेंबर वेरिएबल्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। लेकिन अगर हम लोग उस वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ नहीं करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है वो जनरेट नहीं करता है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर जनरेट होता है। यानी हमारे पास जो है इनिशियलाइज़ करने के लिए बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ करता है। ये हमारे पास हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ये सिर्फ तब काम करता है जब कोई यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं होता, ठीक है। यानी किसी किस्म का भी यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता बल्कि डिफ़ॉल्ट होता है। जब आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना होता है बिना किसी कंस्ट्रक्टर कॉल की या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तब ये कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है और इस तरह हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर है व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन। तो बेसिकली गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन का दोनों का काम वही होता है जो हमारे कंस्ट्रक्टर का काम होता है। बस गेटर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे डाटा वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, उन सबको डाटा मेंबर्स होते हैं उन सबको एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे जितने भी डाटा एक्सेस होती है उनको ये कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा कि ये सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेट करने का मतलब होता है उनको राइट करने के लिए और गेट करने का मतलब होता है उनको वहाँ से रीड करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास गेटर एंड सेटलमेंट के एडवांटेजेस जो है यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से भी उसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है गेटर एंड सेटर मेथड्स हेल्प इन कीपिंग द डाटा ऑफ अ क्लास प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। यानी हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करने से इसको प्रोटेक्ट करता है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं इसका मेथड बनाकर उसको एक्सेस कर लेते हैं। जब हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तब भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी जितनी भी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है क्लास के अंदर कि वो जितनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हाइड कर देते हैं। तो गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन का भी यही काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पॉइंटर। अब दिस पॉइंटर का बेसिकली पर्पस क्या होता है, हमारे पास दिस पॉइंटर जो है वो लिखा किस तरह से जाता है, माइनस और ग्रेटर देन के ऑपरेटर के साथ लिखा जाता है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास हमारी क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं बिना किसी भी मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग के उनको इजीली एक्सेस कर सकता है, उनको पॉइंट आउट करता है। पॉइंटर का मतलब होता है किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। तो दिस जो फंक्शन ऑपरेटर होता है या दिस पॉइंटर होता है क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इम्प्लिसिट पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर क्या करता है, क्लास का जो भी करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको पॉइंट करता है, जिससे पॉइंटर का इस्तेमाल करना कह सकते हैं। अब दिस पॉइंटर का इस्तेमाल जो होता है जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनमें यूज़ होता है। यानी अगर मैं कह सकती हूँ कि कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ तो उसमें मैं वेरिएबल जो उसके पैरामीटर्स होते हैं मैं वही रख लेती हूँ जो मेरे डाटा मेंबर्स थे, ठीक है। तो फिर मैं उनको दिस पॉइंटर के थ्रू जो है वो इनिशियलाइज कर सकती हूँ। बेसिकली इसका पर्पस यही होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें है व्हाट इज़ द ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर डेफिनेशन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओवरलोडिंग पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले तो आप लोगों को प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पता होना चाहिए। अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट होना,
ठीक है, यानी जैसे मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए, तो मैं अगर इसके बाद इससे पहले जो है वो मैं प्लस कर देती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मेरे पास मेरा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि पहले मेरे पास इंक्रीमेंट होगा एक का और उसके बाद वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 है, तो जब मैं ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कर देती हूँ तो क्या होगा, 1+2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी पहले एक का इंक्रीमेंट होगा उसके बाद मेरे पास ये 2 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का मेरे पास मतलब क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो मेरे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो मेरे वेरिएबल के बाद में आते हैं, कुछ इस तरह से। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले 2 आएगा और फिर +1 बाद में होगा। दोनों का काम इंक्रीमेंट करना ही है, लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग इसकी जो है वो यहाँ पर चेंज है। तो इसमें हमारे पास इसके ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ओवरलोडिंग, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो उनके वर्किंग तो सेम होती है, यानी दोनों का काम तो सेम होता है, लेकिन क्या करता है कि ये हमारे जो रिटर्न टाइप्स होती हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ सकती हैं इसमें। जैसे मैंने इसका आंसर यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में लिखना है कि इसमें जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो हमारे यानी वेरिएबल से पहले आता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होगा, इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन टिपिकली रिटर्न अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट आफ्टर इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद उसको रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे इसका साइंटिक्स ये है और इसको हम मोस्टली अपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं। फिर प्री पोस्ट इंक्रीमेंट की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने इसका साइंटिक्स बता देना है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, यानी ये हमें एक डमी सा पैरामीटर जो होता है वो प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इसका डिफरेंस जो है वो यहाँ पर नोट डाउन कर लें। सबसे पहले है कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। ये हमारे पास एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो जब हमारे मेंबर फंक्शन जो होते हैं उनको उस जो हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं प्राइवेटली होते हैं उन सबको पब्लिकली एक्सेस करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका साइंटिक्स क्या होगा कि नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मैच द नेम ऑफ द क्लास, यानी कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है बल्कि क्लास का जो नेम होता है उसी के साथ ही हम लोग एज अ रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो हमें उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली देनी पड़ती है। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विद इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे ऑब्जेक्ट के एंड पे जो है वो क्रिएट किया जाता है, कॉल किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि जब हम लोग हमारी कोई ना कोई मेमोरी जो है एलोकेट हो जाती है, तो जो मेमोरी एलोकेट होती है तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उस चीज़ को डी एलोकेट कर देता है, यानी उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसका भी साइंटिक्स क्या होगा, सेम वही होगा कंस्ट्रक्टर का, लेकिन इसके साथ हम लोग टिल्ड का जो साइन है वो यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कि हमारा इनहेरिटेंस और कंपोजिशन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, डिफरेंस क्या है। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंस के कुछ पॉइंट नोट कर ले। सबसे पहले अपने रिलेशनशिप बताना है दोनों में क्या है। इनहेरिटेंस में इज़ अ रिलेशनशिप होता है और कंपोजिशन में हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। इनहेरिटेंस में क्लासेस, सब क्लासेस, सुपर क्लासेस होते हैं और कंपोजिशन में भी कुछ इस तरह का ही होता है। अब इसका कोड ही उसकी बात करें तो इनहेरिटेंस कोड बाय इनहेरिटिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम द बेस क्लास, यानी एक बेस क्लास होती है, एक डिराइव क्लास होती है। तो हमारे पास बेस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी मेंबर फंक्शन होते हैं, उन सबको इनहेरिट कर लेते हैं हम लोग अपनी डिराइव क्लास के अंदर। तो कंपोजिशन में क्या होता है कि रीयूज कोड बाय कंटेनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लासेस एंड यूजिंग देयर फंक्शनैलिटी। तो ये भी उसी तरह से ही हम लोग इसको, लेकिन इसमें क्या होता है कंपोजिशन के अंदर कि हम लोग उसी जो बेस क्लास होती है उसको ही हम लोग यानी अपने कंपोज कर रहे होते हैं अपने डिराइव क्लासेस के अंदर, उसको एज अ डाटा टाइप हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास इनहेरिटेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है एज़ कम्पेयर टू द कंपोजिशन। उसके बाद हमारे पास इसकी कम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग डीप क्लास हायरार्की यूज़ करते हैं, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो हार्ड होती है। ठीक है, जबकि हमारी जो कंपोजिशन होती है वो ईजियर हो जाती है, ईजी टू मैनेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ रहा है स्टैटिक एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का लेक्चर बहुत जल्द हम लोग इसको अपलोड करने वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना इनहेरिटेंस करेंगे उसके बाद ही हमारी
पॉलीमॉर्फिज्म होता है, चूँकि पास पेपर के अंदर क्वेश्चन था तो इसको कराना ज़रूरी था। तो अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म के स्टैटिक की बात करती हूँ, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे डायनामिक और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, कंपाइल टाइम पर ही रिजॉल्व होता है, यानी कोड जब कंपाइल होता है उसी टाइम पे पता चल जाता है कौन सा फंक्शन कॉल होगा। अब हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमारे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये रन टाइम पर रिजॉल्व होता है, यानी फंक्शन कॉल्स जो होती हैं वो रन टाइम पर होती हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोस्टली हमारे वर्चुअल फंक्शंस और जो लेट बाइंडिंग्स होती हैं उनके, यानी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स वगैरह होती हैं, उनका यूज़ करते हैं। अब वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, बेस क्लास में डिक्लेयर होती हैं और डिराइव क्लास में ये ओवरराइड की जाती है, यानी हमारी जो बेस क्लास होती है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, उसके अंदर हम लोग अपना एक वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं और फिर हम लोग उसको अपनी डिराइव क्लास के अंदर जो है वो ओवरराइड कर लेते हैं। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान में यही डिफरेंस है कि हमारा जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये कंपाइल टाइम में रिजॉल्व होता है, और जबकि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये रन टाइम में होता है। अब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के जो है हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के दौरान यूज़ किया जाता है, जबकि हमारा डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये इनहेरिटेंस और हमारे जो वर्चुअल फंक्शंस होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। अब लास्ट पे हमारे पास डिफरेंट आ रहा है हमारी एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लास में क्या डिफरेंस है। तो इनके दरमियान में बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक ऐसी क्लास होती है जो इनकम्प्लीट होती है, मतलब उसमें एक या मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं जो कि सिर्फ डिक्लेयर किए गए होते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे इनहेरिटेंस में हमारी बेस क्लास होती है तो वो सिर्फ बनाई जाती है, उसके अंदर मेथड्स वगैरह सब कुछ ऐड किए जाते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हमारी डिराइव क्लास से ही डिराइव की जाती है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कि हमारी कंक्रीट क्लास क्या होती है, ये हमारे पास बेसिकली कंप्लीट क्लास होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ सारे मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसकी एग्जांपल आप पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल भी ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में बेसिकली क्या कहा है कि इन्होंने एक क्लास बनाई है विड्थ के नाम से, और इसमें उन्होंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है। फिर उन्होंने बाहर एक फंक्शन बनाया हुआ है इसी विड्थ क्लास को लेकर। तो यानी ये भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी इसको कह सकते हैं एक फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर है हाउ मैनी टाइम इज़ द कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इन द गिवन कोड व्हेन द मेन फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। जब हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमारा ये फंक्शन, हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है कॉपी, ये कितने टाइम कॉल होगा। तो मेन फंक्शन के अंदर देखिए उन्होंने विड्थ एक्स किया हुआ एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एक्स के नाम से और एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वाई के नाम से, और फिर इस ये जो एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन था इसको यहाँ पर इसके अंदर उन्होंने कॉल कराया हुआ है। अब मेन फंक्शन के अंदर विक्स एक्स जो है क्या है, क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए। अब ये जो एक्स था ये हमारे पास इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जबकि वाई जो है इसके अंदर हम लोग इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर इनसाइड द मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉल हुआ है, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स है ये बेसिकली इस विड्थ यू जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये टेम्पररी ऑब्जेक्ट जो यू होता है उसको, उसकी कॉपी हम लोगों ने एक्स की हुई है। अब हमारा यहाँ पर काम ये था कि हमने ये बताना है कि कितने टाइम जो है वो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो काम होगा, कॉल होगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मेन फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की बात करें तो ये हमारे पास 2 टाइम जो है कॉल हुआ, देखिए एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, जबकि हमारे पास एक्स जो है वो एक और कंस्ट्रक्टर है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 दफ़ा जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे तो हमारे पास 3 दफ़ा जो है वो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, यानी देयर द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड टोटल ऑफ 3 टाइम्स। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ये प्रोग्राम से ही पता चल जाता है। सबसे पहले हम लोग गए मेन फंक्शन के अंदर विड्थ एक्स, तो ये पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। उसके बाद विड्थ एक्स अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था तो विड्थ एक्स के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर भी तो कॉल हो रहा था, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो हमारे पास कॉपी एक दफ़ा प्रिंट हो गया। उसके बाद वाई के अंदर एफ इंटू एफ ऑफ एक्स आया, तो ये जो एफ ऑफ एक्स था बेसिकली इसने क्या किया, एक्स के अंदर तो हमारा कॉपी जो था वो कॉल हुआ, ठीक है, कॉपी जो है प्रिंट हुआ। अब दोबारा से हम गए तो यहाँ पर ये दोबारा से, यानी ये कंस्ट्रक्टर दोबारा से कॉल हुआ, फिर इसके बाद एक और एफ आ रहा है तो एफ इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो वो 3 टाइम जो है वो टोटल यहाँ पर हमारे पास हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया। तो ये था हमारा आज का पास पेपर का सोल्यूशन। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो देन आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें ताकि हम लोग नेक्स्ट जो है वो जल्द ही जल्द जो है वो एक नया पास पेपर जो है उसका सोल्यूशन लेकर आएँ। थैंक यू।